बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा और हर सुबह जो है वो एक नया आगाज़ होता है, कुछ नया सीखने का, अपनी गलतियों से सीखने का, और ज़िंदगी भी उन लोगों का साथ देती है जो आगे बढ़ना जानते हैं। तो आज की सुबह का आगाज़ इस अहद के साथ करते हैं कि आज कुछ ना कुछ आप नया प्रोडक्टिव सीखेंगे, और सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं वो तमाम चीज़ें जो कि आपके दिन को बेहतर बनाती हैं, आपको कुछ नया सिखाती हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। आपकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम के हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मौसम के अकॉर्डिंग हम अपनी सिचुएशन को देख लेते तो हमें पूरा दिन प्लान करने के हवाले से आसानी हो जाती है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के हवाले से। खूबसूरती किसे नहीं पसंद, और ऐसे में फैसलाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी 8 बाज़ार जो है फैसलाबाद के वो बिज़नेस हब समझा जाता है। इनकी ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जाएगा, क्या क्या मंसूबे होंगे, किस तरह से इस इलाके को, इस एरिया को खूबसूरत बनाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस्मानी सेहत का तो हम ख्याल रखते हैं, ज़हनी सेहत का भी क्या हम उतना ही ख्याल रखते हैं? अगर नहीं रखते तो ख्याल किस तरह से ज़हनी सेहत का रखा जाए, इस पर हम बात करेंगे। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत क्या चल रही है, ये भी हम देखेंगे। करेंसी रेट क्या चल रहे हैं, सब्जियों के भाव ताव किस तरह से मार्केट में देखने में आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारे जो प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं ये आपकी ज़िंदगी से बड़े कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर भी एक वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दिन को बेहतर बनाने के लिए मौसम जो है उसके हवाले से जानना, अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा रहेगा ये देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो 1 से 2 हफ्ते हो गए हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशगवार है। इससे पहले हम देख रहे थे सफोकेशन थी, हब्स थी, और हमें यूँ लग रहा था कि विंटर जो है वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली, लेकिन अभी जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। हम देखते हैं कि सुबह में ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं, रात को भी मौसम बहुत अच्छा होता है। हाँ, दोपहर में थोड़ी सी गर्मी दिखाई देती है, लेकिन वो भी सूटेबल रहती है और ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है और जैसे ही मौसम ट्रांजिस्ट होता है एक बड़ा खदशा जो है वो पाकिस्तान में हो या पंजाब के हवाले से हो, फैसलाबाद में हो, वो होता है स्मोक का खदशा। स्मोक से बचने के लिए आपको छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें करनी है, क्योंकि सेहत का ख्याल रखेंगे, एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करेंगे, तब जो मौसम की ट्रांजिस्ट है वो भी हमें प्रॉब्लम नहीं करती है। तो ऐसे में अपनी सेहत का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बड़ी छोटी छोटी सी SOP हैं जी, हम अपनी ज़िंदगी में ना निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मौसम हो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि घर से जब भी आप निकलें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, वाटर इनटेक बढ़ा दें। आप तंदुरुस्त होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन जो है वो बड़े अच्छे से इंजॉय करेंगे, और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो है वो भी अच्छे से सरअंजाम देंगे। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें जी, फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है। इस शहर की खूबसूरती के लिए, इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हर शहरी का ये ख्वाब है, ये ख्वाहिश है कि हमारे शहर की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती हुई हमें दिखाई दें। फैसलाबाद के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से बात करें, 8 बाज़ार जो हैं वो फैसलाबाद का बिज़नेस हब भी तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कारोबार की गर्ज से आते हैं, ख़रीदारी की गर्ज से आते हैं, और साथ ही साथ घूमने फिरने की गर्ज से भी आते हैं जी। जब भी कोई फैसलाबाद विज़िट करता है तो वो सबसे पहले देखता है कि फैसलाबाद के घंटा घर कैसा दिखाई देता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे में इस शहर के इस पॉइंट को खूबसूरत बनाने के लिए ज़ेर इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। कब इस मंसूबे का आगाज़ होगा जी, क्या क्या शामिल है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर फ़ज़ील अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ज़ील? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फ़ज़ील फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फ़ज़ील, शहर की खूबसूरती के हवाले से बताइए। 8 बाज़ार जो हैं इंपॉर्टेंट हब समझा जाता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या देख रहे हैं इसलिए इंतज़ामिया की कोशिशों में? देखिए महविश, 8 बाज़ारों की तज़ीन व आराइश के लिए फ़ंड्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तस किए गए हैं, और ये तकरीबन 1 अरब 11 करोड़ के करीब फ़ंड जो हैं वो 8 बाज़ारों में ख़र्च किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो बड़ा मसला है इलेक्ट्रिफिकेशन वो की जाएगी, अंडरग्राउंड वायर्स जो हैं वो की जाएंगी। इसके साथ साथ आपके जो सीवरेज के मसाइल हैं 8 बाज़ारों में उनको हल किया जाएगा, और उसके बाद जो पार्किंग
कि सही। वहाँ पर मसाइल हैं, तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा और बाज़ारों के अंदर जो है वो बाज़ारों की तज़ीन और आइश, उनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको दोबारा से उनकी तज़ीन और आइश की जाएगी और इसके साथ साथ घंटाघर जो है उसकी भी तज़ीन और आइश की जाएगी। तो ये 8 बाज़ारों के लिए फ़ंड्स जो हैं वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुनासिब हैं और अगर ये फ़ंड्स खर्च होते हैं 8 बाज़ारों के ऊपर तो यकीनी तौर पर 8 बाज़ार जो हैं उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा और जो मसाइल हैं वहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं, लटकती तारों के मसाइल हैं, वो भी हल होंगे और इसके साथ साथ जो वहाँ से तजावुज़ात ख़त्म करवाए गए हैं, पार्किंग वहाँ से ख़त्म करवाई गई है। मैं ये समझता हूँ कि 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग प्लाज़ा जो हैं वो उनकी तामीर को भी यकीनी बनाया जाए ताकि मुकम्मल तौर पर पार्किंग से पाक हो जाएँ 8 बाज़ार। तो जो जिस तरह से मॉडल सिटी बनाने का कहा जा रहा है तो ये बग़ैर पार्किंग प्लाज़ों के मुमकिन ही नहीं है कि आप इसको मॉडल सिटी बना सकें 8 बाज़ारों को, क्योंकि आप जो जिन ममालिक की बात करते हैं वहाँ पर आपको उन स्ट्रीट्स के अंदर, उन गलियों बाज़ारों के अंदर एक भी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी नज़र नहीं आती। लेकिन ये भी बात है ना कि देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट ज़िला इंतज़ामिया ने इस बात पे सोचा तो है कि शहर के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को खूबसूरती बनाना है। लटकती तारों के जो मामलात हैं वो भी देखने हम देख रहे हैं कि माजी में बड़े वाक़यात हो गए हैं, अब ऐसे वाक़यात हम दोबारा से रिपीट होता हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है, तो इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर भी बात करेंगे जो इस टॉपिक पर हमें प्रोग्राम में यहाँ पर ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर उमैर अज़मत ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? ठीक है, बताइए। बहुत शुक्रिया उमैर प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। उमैर, हम बात कर रहे थे शहर के इम्पॉर्टेंट एरिया 8 बाज़ारों के हवाले से खूबसूरत बनाने के लिए फाइनली फ़ैसला कर लिया है। क्या कहेंगे, कितने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं या शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा जब हम 8 बाज़ारों को एटलीस्ट तजावुज़ात से पाक देख रहे हैं, वहाँ पर खूबसूरती के लिए बेंचेस बनाए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स होंगी, कैसा रद्द-ए-अमल देखेंगे? शुक्रिया महविश। देखें, फैसलाबाद का शुमार जो है वो पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने शहरों में होता है जिनको प्रॉपर एक प्लानिंग करके बनाया गया और ये सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश दौर में जो फैसलाबाद है इसकी आबादकारी जो थी वो शुरू हुई और फिर आपको देखें वो 8 बाज़ार जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बरतानवी परचम यूनियन जैक के डिज़ाइन के मुताबिक ही वो उसी तरह से डिज़ाइन किए गए कि दरमियान में वो क्लॉक टावर है और उसके 8 अतराफ़ में वो बाज़ार हैं और फिर वक्त तब्दील होते होते आज वो बाज़ार जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े कारोबारी या कमर्शियल हब में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ पर छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस तक और फिर कपड़े की होलसेल मार्केटें जो पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में शुमार होता है, वो ये सारा कुछ उन्हीं 8 बाज़ारों के अंदर है। ना सिर्फ ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी हब है बल्कि मुल्की सतह पर भी अगर बात की जाए तो ये ए पॉइंट्स जो है वो उन चंद पॉइंट्स में शुमार होते हैं जो बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में वहाँ पर सहूलियात को देखें तो आप देखेंगे अगर हम बड़े शहरों की कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की निस्बत देखें तो वो वहाँ पर उस तरह से सहूलियात नहीं थी, डेवलप्ड नहीं थे और आप देखें सिर्फ चंद महीने पीछे चले जाए तो सबसे ज़्यादा इशू जो था वो वहाँ पर पार्किंग का इशू था। कहने को तो ये इतना बड़ा मसला नहीं लगता लेकिन वहाँ पर जाएं लोगों के गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता था। फिर उससे ना सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहे थे बल्कि शहरी भी मुतासिर हो रहे थे। जब आपको वहाँ जाने के लिए, गुजरने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो फिर वहाँ पर कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कारोबार कैसे होगा? क्योंकि बहुत रशी एरिया है। उस हवाले से तजावुज़ात पे तो कुछ काम हुआ और फिर उसके बाद ये है कि गाड़ियों के अंदर दाखिले पे 8 बाज़ारों में पाबंदी लग गई और उसके बाद चले कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं 100% तो नहीं, पहले से कोई कम से कम 20-25% या 30% हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। मोटरसाइकिल वगैरह अंदर जा रहे हैं, लोडिंग वाली गाड़ियाँ या रिक्शे वगैरह भी जा रहे हैं, बट दूसरी गाड़ियों को नहीं अंदर जाने दिया जाता मोस्टली, तो उससे कुछ ना कुछ जो है कि गुंजाइश हो गई है। लेकिन उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह फजील बात कर रहा था कि अगर 8 बाज़ारों में पार्किंग प्लाजाज बन जाते हैं तो उससे कम पार्किंग का मसला जो है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट था
फेस्को के या बिजली के लटकते हुए तार, और ये वो तार जो थे उनकी वजह से कई हादसात आयरोज रूनुमा होते रहे हैं माजी में, और उनकी वजह से न सिर्फ जानी नुकसान होता रहा है बल्कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर देखें ये कपड़ा मार्केट है, कहीं पर एक जगह पे स्पार्किंग से छोटी सी आग लगती है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेती है, क्योंकि अंदर कपड़ा पड़ा होता है या इस तरह का कोई और मवाद पड़ा होता है। फिर वो तंग गलियां हैं, फिर उनके अंदर तजावज़ात है, तो वहाँ पर जो रेस्क्यू सर्विसेज है उनका पहुँचना या ऊंची इमारत है वहाँ तक पहुँचाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता रहा है, क्योंकि सहूलियात उस तरह से मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। तो उसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी होता रहा है। तो अगर ये इस तरह की तमाम चीज़ें तजावज़ात से पाक होता है, पार्किंग के मुनासिब इंतज़ामात होते हैं, फिर उसके साथ साथ ये जो तारें हैं जो कि उनके लिए एक किस्म के खुद कुछ बम्बार बनी हुई है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, अगर उनकी भी मुनासिब वहाँ पर कोई इंतज़ामात कर दिए जाते हैं, अंडरग्राउंड जिस तरह से कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद जो कंज्यूमर्स को जाने वाली तारें हैं या वायर्स हैं उनका भी मुनासिब सदेबाब कर दिया जाता है, तो ये इससे भी बेहतर होगा। तो फिर ही इस तरह के मसाइल को हल करने के बाद ही अगर ब्यूटिफिकेशन वहाँ पर होती है तो उसका फ़ायदा होगा। अगर जस्ट वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन करके और करोड़ों रुपया बहा दिया जाए और जो हायल रुकावटें हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, अगर उनको हल नहीं किया जाता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। खूबसूरती का भी फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ हम बात करते हैं कि शहर के मसाइल जो है वो हल करने, और दूसरी तरफ खूबसूरती नो डाउट 8 बाज़ारों के लिए हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि फैसलाबाद की पहचान है ये 8 बाज़ार। और अगर 8 बाज़ार को हमने पार्किंग फ्री बनाना है तो वहाँ पर सहूलियात भी उस तरह से मौजूद होनी चाहिए। फ़ज़ील, इस पर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम पार्किंग के इशू के हवाले से बात करें, ये कोई आजकल का मसला नहीं है, ये मसला फैसलाबाद को पिछले 10 सालों से दरपेश है। पार्किंग प्लाजा के हवाले से हर साल हम देखते हैं, बात कर दी जाती है बजट में कि फैसलाबाद को पार्किंग प्लाजा मिलने जा रहे हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। अब 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन पे काम शुरू हो गया है, लेकिन क्या पार्किंग प्लाजाज भी हमें उसी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सिर्फ 2-4 दिन की हम देखेंगे कि बात है, उसके बाद वही माजी के किस्से? अच्छा देखें महविश, जो ब्यूटिफिकेशन पे काम शुरू हो गया है 8 बाज़ारों, ये भी 1 महीना हो गया हमें सिर्फ बातें करते हुए कि शुरू हो गया काम, फंड्स आ गए, लेकिन कहीं पर भी मैं कहता हूँ कि कोई काम शुरू नहीं हुआ। ये मुझे तो यही लगता है कि ये इसी तरह से बातें करके ना काम शुरू हो गया, इस तरह करते करते 6 माह बाद कहेंगे आधा हो गया, फिर सारा हो गया, होगा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी के तौर पर बातें होती रहेंगी और वो फंड्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर। अगर हो गया है काम शुरू तो कहाँ पर हुआ है? वो जो पार्किंग प्लाज़ा एक दोबारा जिस पर काम शुरू हुआ है वो इसका हिस्सा नहीं है। जो 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन करवानी है वो 2015 में शुरू हुआ था पार्किंग प्लाज़ा, वो उसकी दोबारा तमीर शुरू हुई है। 8 बाज़ारों में आपने जो काम शुरू किया है वो बताना चाहिए शहरियों को कि जी हम ये करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप जो फेस्को के वायर्स हैं आप उनका मसला हल करें, उसके बाद फिर आप सीवरेज के मसाइल को देखें, उसके बाद फिर आप ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाएं। तो जो बड़े मसाइल हैं वो सबसे पहले उन पर काम शुरू होना चाहिए। अब देखें हर जगह पे यही बात है कि जी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया, कहाँ पर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। जो ये तारों का मसला है, अभी पिछले हफ्ते मदनी कॉटन सेंटर में दोबारा आग लगी और उस आग लगने से एक गोदाम कपड़े का जो है वो जल गया। और इसी तरह से 8 बाज़ारों की मुल्का मार्केटों में आग लगने के वाक़यात होते रहते हैं। और जब ये बरसात का मौसम आता है तो हर तीसरे दिन आग लगती है, लेकिन इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया कोई उनके कान पर जों तक नहीं रेंगती, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा वहाँ पर आग लगी है तो कोई ज़िला इंतज़ामिया का ऑफिसर वहाँ पर नहीं गया, जाकर ये तक नहीं देखा कि कितना नुकसान हुआ, क्या हो गया, क्यों आग लगी, वो उनको परवाह ही नहीं है। क्या मामलात हैं इस हवाले से? कोई पूछने वाला नहीं। तो अब ये देखें, अगर गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं, खर्च करने का कहा है, तो वो होने चाहिए, लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। एक तरफ हम ये कहते हैं कि 8 बाज़ारों में तमाम जो कारोबारी लोग हैं वो टैक्स देते हैं। अच्छा उनमें भी चंद एक हैं जो टैक्स देते हैं, चंद इसलिए कि अगर हज़ारों की तादाद होगी तो
100 सैकड़ों भी बिल्कुल नहीं फजील, होंगे इस टैक्स बात से देने। तो मैं बिल्कुल आपकी एग्री करती हूँ। लेकिन कि सहूलियात taxation आप वहाँ पर नहीं देंगे है। तो आप टैक्स ले सकेंगे। जब आपने सहूलत नहीं देनी, किसी का नुकसान हो जाए उसको पूछना तक नहीं, आपके जो अफसरान हैं वो बस अपने कमरों तक महदूद हैं, तो वो किस तरह से फिर काम चलेगा। तो दोनों तरफ मैं यहाँ ये पर कहता दोनों हूँ, तरफ बिगाड़ हाँ हमें जी, देखने में बिगाड़ मिल रहा है। दोनों अगर तरफ हम है। देखेंगे ना 50-50 सिचुएशन है। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल कराना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होंगे, टैक्सेशन उस तरह से कलेक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें कि आर्ट बाज़ार एक इम्पॉर्टेंट हब है और वहाँ पर टैक्सेशन के मसाइल हैं, कैश में अब आज भी काम हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ताजरों के हवाले से उमर क्या कहेंगे, ताजरों को कितना फ़ायदा होगा अगर आर्ट बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन पे काम हो जाता है, कितना ज़्यादा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, बिज़नेस ग्रोथ कैसे होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉपर वहाँ पर मौक़े मैसर नहीं होंगे या पार्किंग के मौक़े मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह से अब है कि ठीक है इन्होंने अंदर व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दी है, तो अब आपने गाड़ी पार्क कहाँ पे करनी है। इंतज़ामिया ने पार्किंग की कोई प्रॉपर जगह नहीं दी, आ जाके वो चिन्नौट बाज़ार के बाहर और इधर दूसरी तरफ राजपाल साइड पे, उसके अलावा कहीं पर नहीं है। मजबूरन अगर आप रोड साइड पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगी, आपको उसकी वजह से मुश्किल भी बर्दाश्त करना पड़ेगी और आपको उसका बिल्कुल, भारी मुश्किलात के जुर्माना साथ भी साथ अदा एक करना इंसान की पड़ेगा। ज़िंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर आर्ट बाज़ारों के मसाइल हल नहीं होंगे तो मुश्किलात जो हैं इसमें मज़ीद इजाफा होगा। फर्दर भी शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसलाबाद की पहचान घंटा घर और से मुल्का आर्ट बाज़ारों की खूबसूरती के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है कहा यह जा रहा है काफ़ी मुतहरिक हैं, शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करवाया जाएगा, जिसमें अंडरग्राउंड वायरिंग के हवाले से बात है, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो है वो बनाने के हवाले से भी हम बातें सुन रहे हैं। लेकिन बात यह है कि माजी की तरह बहुत सारे लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिर्फ ये बातें कहने की हद तक ना हो, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। फजील, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है। अगर हम शहर की खूबसूरती के हवाले से बात करें, उनका भी बड़ा दरीना मुतालबा था कि आर्ट बाज़ारों के मसाइल हल किए जाएँ, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक तरफ उनकी तरफ से एक कंप्लेन हमें अक्सर दिखाई देती है कि हमें मशावरत में नहीं लिया गया, फीडबैक अप्रोच नहीं अपनाएगी। तो इस मंसूबे से सेटिस्फाइड है? देखिए महविश, जो मसाइल हैं ना वहाँ पर, जो तारों का मसला है उसके लिए उनको मशावरत का कोई मसला नहीं है कि हमसे पूछा जाए। वो कहते हैं ये मसला तो बग़ैर पूछे हल किया जाए। जो सीवरेज के मसाइल हैं वो भी कहते हैं बग़ैर पूछे ये हल होने चाहिए। मसला है वहाँ पर पार्किंग का, तजावज़ात का, उसमें वो कहते हैं हमारे साथ मशावरत करें। हर बाज़ार के बाहर हमें एक पार्किंग प्लाज़ा दे दें, यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल दिखाई नहीं देगी। ठीक है। और इसके साथ साथ ताजरों के साथ बैठकर ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होनी चाहिए कि कितनी जगह डिस्प्ले के लिए मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखें जो ज़िले इंतज़ामिया है ना वो डबल गेम करती है। ठीक है। ये आपको शहर के अंदर जितने भी ग्रुप्स मिलते हैं ना ताजरों के, ये ग्रुप्स नहीं थे पहले, ये बनवाए गए हैं ताकि अपनी जो रेट है उसको ज़रा मजबूत किया जा सके। जब कोई एक ग्रुप जाता है ज़िला इंतज़ामिया के पास तो वहाँ पर अफसरान जो हैं वो उनको ये महसूस करवाते हैं कि हम आपके साथ हैं। वो फिर उनके मुंह से किसी दूसरे के ख़िलाफ़ बातें निकलवाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप को बुला लिया जाता है, उनके साथ भी यही किया जाता है। अच्छा, ताजर जो हैं वो आपस में एक दूसरे की बातें वहाँ पर जाकर बता देते हैं, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ बता देते हैं, तो वो फिर अपनी रेट कायम करने के लिए उनके हाथ ज़रा मजबूत हो जाते हैं। और इनको ये लगता है कि शायद फ़लाँ अफसर जो है वो हमारे साथ बहुत सेट है, हमारी बहुत बात मानता है, लेकिन वो मानते तो किसी की भी नहीं, वो अपनी मनवाते हैं। ये मैंने शायद पहले भी बताया था कि एक ताजर ग्रुप गए थे आप वहाँ पर, बिल्कुल चाय वाला वाक़या था। हाँ, जो नहीं, वो डीसी साहब के पास गए तो वहाँ पर अब डीसी साहब जब आए ना तो उन्होंने कहा कि जी देखें नाम लेकर के जी हम आपसे मशावरत करते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं। एक और ताजर लीडर, बड़े ताजर लीडर, उनसे भी कहा कि हम आपसे भी
मशावरत करते हैं, एक ही ग्रुप के थे ठीक वो, है। उनके ग्रुप का एक तीसरा बंदा था। तो वो आगे से दोनों बंदे, जी जी डीसी साहब बिल्कुल ऐसे ही, आप बहुत अच्छे हैं। वो उसने रोक के कहा, उसने कहा नहीं, इस तरह से नहीं है। अभी जो आप बाहर खड़े कह रहे थे ना हाँ, जो ऑफिस के, मसाइल थे हाँ, जिस पर्पस के लिए आप मीटिंग के लिए कि आए थे। डीसी साहब हमें पूछते ही कुछ नहीं, वो बात कहें। डीसी साहब ऐसे नहीं है, ये बाहर खड़े कह रहे थे कि ये डीसी पूछता ही कुछ नहीं हमसे, तो यहाँ पर भी वो बात कहे ना। उसके बाद वो उस बंदे को साथ नहीं लेकर गए मीटिंग में कि ठीक ये है। हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। आपने ये देखना है कि आप एक ताजर तंजीम के नुमाइंदे हैं और आपके पीछे कितने दुकानदार खड़े हैं, आपके ऊपर उम्मीदें वाबस्ता करके खड़े हैं, तो आपने उनकी आवाज़ बनना है, ना कि आप वहाँ पर जाकर वो उन अफसरान की जो है वो उनकी पीआर करने लग जाएं। बिल्कुल, अपने एटलीस्ट जो मसाइल हैं वो उजागर करने बिल्कुल। ही एक तो असल ये मैं पर्पस है। समझता हूँ कि बड़ा मसला 8 बाज़ारों के जो मसाइल हल नहीं होते ना, ये खुद इत्तेहाद ताजर की रहनुमा कमी जो है। हैं वो खुद मसला है, ये इनको हल करना चाहिए। बिल्कुल फजील, आप ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो ताजिर कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं मेरे प्रोग्राम में आकर ये बात कर चुके हैं कि इत्तेहाद की कमी है, जिसकी बिल्कुल। वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो उस तरह से हल नहीं हो पाते। हर ग्रुप कहीं ना कहीं अपना ज़ोर आजमाने पे होता है कि ये मसला या ये मसाइल हमने हल करवाए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मोटिव सबका एक है कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करना है। 8 बाज़ारों में पार्किंग का मसला है, सेवरेज का इशू है, लटकती तारों का मामला है, या बिजली की तारें जो हैं वो पुरानी हो गई हैं, खस्ता हाल हो गई हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है हम देखते हैं वाक़यात भी बढ़ते हैं आतिशज़दगी के, तो इन्हें हल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमर, मैं यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इत्तेहाद तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है, वो हम डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें, हुकूमत के हवाले से बात करें, कोऑपरेशन और मशावरत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये जो गैप आ रहा है? देखें, हमारे देखते ही देखते फैसलाबाद में जो ताजरों की थी एक बड़ी जमात थी, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड, और फिर उसमें से एक और मज़ीद तंजीम निकली, फिर उस तंजीम के शायद 2 से 3 टुकड़े हो गए। मतलब इस तरह एक तंजीम के देखते ही देखते 4 से 5 ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं। इत्तेहाद जो है वो चाहे पाकिस्तान में ताजर सियासत हो या किसी भी माशरे में ताजर सियासत हो, चाहे एक फैमिली हो, एक सोसाइटी हो, तो वहाँ पर ज़रूरी है। और क्योंकि फिर आप एक मंजिल का तयन करते हैं और फिर उस मंजिल को हासिल करने के लिए उसी पर एफ़र्ट्स की जाती हैं, लेकिन जहाँ पर आप तकसीम का शिकार हो जाएं, फिर वहाँ पर जो डेस्टिनेशंस हैं वो भी एक नहीं रहती। हर कोई अपने मुताबिक ही मुतालबात लेकर आता है और उसका नुकसान जो है वो मुतल्लिका कम्युनिटी को ही होता है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे कुछ और सियासी मामलात हो या कुछ और मामलात हों। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो 8 बाज़ारों के या बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, उसको लेके कम से कम जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी जमातें हैं, तंजीमें हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। कम से कम आपके जो मुतालबात हैं वो सेम होने चाहिए। मुश्किलात जो हैं उनका तयन करके सबका जो होमवर्क है वो मुकम्मल होना चाहिए, और फिर उस हिसाब से अगर आप अलग अलग हैं, आपने अपने अपने प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल करनी है, तो वो फिर होनी चाहिए। ताहम अगर जिस तरह से अगर पार्किंग के हवाले से है, कोई एक पार्टी कहे या एक तंजीम मुतालबा करे कि हर बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाज़ा होना चाहिए, दूसरा ये कहे कि नहीं जी पार्किंग होनी ही नहीं चाहिए, पार्किंग प्लाज़ा वो राजबाग रोड पे नहर के दूसरी साइड पे होना चाहिए या 8 बाज़ारों के बाहर होना चाहिए। तो इस तरह के जब मसाइल सामने आते हैं तो उससे न सिर्फ अपना नुकसान होता है, बल्कि आपको जो हैंडल करने वाली ब्यूरोक्रेसी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट है, उनको भी मुश्किलात होती हैं कि वो किस सेक्टर की या किस ग्रुप की बात को माने, सुने और उस पर अमल करें। तो ऐसे में फिर नुकसान जो होता है वो मुतल्लिका कम्युनिटी का होता है, उसमें पब्लिक का नुकसान होगा या फिर अपना क्या कहते हैं बिज़नेस कम्युनिटी का नुकसान होगा। आपने देखा होगा इस तरह के भी वाक़यात सामने आते हैं कि कहीं पर अगर कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जो कि खालिस्तान अवाम की वेलफेयर के लिए होता है, अगर किसी एक फ्रीक को उससे कोई एतराज़ होता है तो वो फौरी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले आता है और फिर वो काम बरसों तक वहीं पर रुका रहता है और उसका नुकसान भी उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है। उससे ब्यूरोक्रेसी को या फिर हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उससे जो आम आदमी है वो मुतासिर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी मसाइल हैं या इश्यूज़ हैं उनके लिए सबको मिलकर ही मिल बैठना चाहिए
और फिर उस एक मुश्तरका लाहेअमल तरतीब देना चाहिए और फिर उस लाहेअमल की रोशनी में ही वर्किंग करनी चाहिए ताकि हमारे शहर के जो मसाइल हैं वो कम हो सके और उसके साथ साथ हमारी पब्लिक की बेहतरी हो सके। आप देखें जिस तरह 8 बाज़ारों के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में ही 2-3 रोज़ कबल मैं देख रहा था, डेनमार्क के कुछ लोग थे जो सियाह यहाँ पर आए हुए थे इसी क्लॉक टावर को देखने के लिए। तो ये एक सकाफती विरसा है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं, प्राइवेट लोगों की बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि 47 से पहले की हैं, यानी कि वही पुराने तर्ज की बनी हुई है। तो इसको बतौर सकाफती विरसा जो है उसकी भी हिफाजत की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर सहूलियात की ज़रूरत है कि हर आने वाले को यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल सकें, बल्कि उसके साथ साथ इसको बतौर फैसलाबाद का सकाफती विरसा भी महफूज करने की ज़रूरत है ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो फैसलाबाद में इस तरह की जो सकाफती चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको देख सकें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और उस पर मैं समझता हूँ कि अगर हम इंतज़ामिया के हवाले से आएँ तो इंतज़ामिया को भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए और इसको एतमाद में लेने के बाद ही यहाँ पर फर्दर प्रोसेस शुरू हो। एक और बात जो फजील की ने की थी, जब भी कहीं पर कोई डेवलपमेंट के काम होते हैं तो उसमें कुछ वक्त लगता है क्योंकि कानूनी तकाज़े पूरे करना होते हैं, उसको ADPs में शामिल करना होता है, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, टेंडरिंग होती है, बजट की एलोकेशन या अलॉटमेंट्स होती हैं, उसके बाद ही कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से होना शुरू होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से फैसलाबाद में मौजूदा जो कमिश्नर साहब हैं ये आए हैं उस वक्त से जो तरक्याती काम है उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है पहले की निस्बत। पिछला साल तो मुकम्मल तौर पर ब्रेक लगी रही है फैसलाबाद में। अगर ज़िला कौंसिल को देखा जाए या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखा जाए, फ़ंड्स वैसे के वैसे फ्रीज़ पड़े रहे, कहीं पर भी कोई तरक्याती मनसूबा स्टार्ट नहीं हुआ और वो फ़ंड वैसे ही पड़े रहे और पूरा माली साल गुजर गया, नया माली साल आ गया। अब फैसला काफ़ी ज़्यादा शाहराहों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान पैच वर्क हुआ है, कुछ और काम भी ऐसे हैं जिन पर वर्किंग स्टार्ट हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 8 बाज़ारों का मंसूबा है इस पर भी तेज़ी के साथ पेशरफ्त होगी। बिल्कुल इसी तरह से उमैर कि आपने बिल्कुल ये बात तो ठीक की है कि जब एक बड़े शहर को मैनेज करना हो टाइम टेकिंग ये चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरी जानिब फिर शहरी जो हैं वो बड़े परेशान इस वजह से दिखाई देते हैं कि माजी में उन्हें बड़ी उम्मीदें दिलाई गई कि शहर में ये इंतज़ाम बेहतर होंगे और जब वाकई शहर में इंतज़ाम बेहतर हो रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद इस दफ़ा भी ये ख्वाब जो है वो ख्वाब बन के ना रह जाए या ख्वाब अधूरा ना रह जाए। तो आई नो कि टाइमिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फजील, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से हम बात करें, बड़ा अच्छा ऑपरेशन था, उसकी हमने बार बार तारीफ़ भी की, जहाँ पर कहीं ना कहीं नेगलिजेंस थी हमने वहाँ पर भी कहा कि नहीं इस चीज़ को इस तरह से बेहतर होना था। मौजूदा सिचुएशन क्या देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें तो उस तरह से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो रहा जिस तरह शुरू में था, और वो 8 बाज़ारों को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया गया था, एक बाज़ार को छोड़कर। क्या अब तजावुज़ात ख़त्म हो गई हैं वहाँ पर? अब दोबारा से होना शुरू हो चुकी हैं ना। जो एक बाज़ार मैंने कहा वो भी एक बाज़ार को चंद मखसूस जगह थी जिसको छोड़कर ऑपरेशन होता रहा 8 बाज़ारों के अंदर, और वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। तो अब दोबारा से तजावुज़ात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से होना शुरू हो चुके हैं 8 बाज़ारों में, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई 1-2 माह गुजर गए मज़ीद इसी तरह से तो वो फिर तजावुज़ात जो आर्जी से पुख्ता हो जाएंगे, जिनको दोबारा फिर ख़त्म करवाने के लिए आपको उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिन मुश्किलात का सामना आपको ये ऑपरेशन करने से पहले करना पड़ा था। हाँ, अगर आप ये करेंगे कि आप कोई ऐसा ऑफिसर होगा जो ऑपरेशन करेगा कि जो किसी को फेवरेट नहीं समझेगा, वो हर किसी को बराबर रखकर ऑपरेशन शुरू करेगा, तो फिर इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी। बिल्कुल इसी तरह से फजील, फेवरेटिज़म होना भी नहीं चाहिए। जब शहर की खूबसूरती के हवाले से बात हो, शहर के मसाइल हल कराने के हवाले से बात हो, वो तजावुज़ात हो या पार्किंग हो या कोई भी इशू हो, फर्दर भी शहर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस।
सिटी एट 10 में खुशामदीद। बात करते हैं जी गोल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइस के हवाले से। एक दफ़ा फिर सोने की ऊंची परवाज़ हम देख रहे हैं। यूँ माने कि इस परवाज़ को अब कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। और ये भी कहते हैं कि अब जो सोना ख़रीदना आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। आज के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं। आज जो 1 तोला का जो रेट है वो मार्केट में 4,41,800 रुपये चल रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,78,778 में 10 ग्राम गोल्ड जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये मार्केट में इस प्राइस का आगाज़ बड़ा मिनिमम से स्टार्ट हुआ था, 2.5 लाख से स्टार्ट हुआ, फिर 3 लाख पे पहुंचा। आहिस्ता करते करते हम देख रहे हैं कि 4.5 लाख तक भी ये चीज़ें पहुंच गई हैं। और आने वाले दिनों में ये भी सुनाई दे रहा है कि ये सोना जो है वो मज़ीद महंगा होगा। आवाम जी बहुत परेशान है क्योंकि आगे शादियों का भी सीज़न हम देख रहे हैं, तो अब सोना ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। करेंसी रेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज करेंसी रेट कुछ इस तरह से। सबसे पहले देखते हैं यूरो की क्या कीमत चल रही है। जो यूरो की बाइंग पावर है वो 331.95 है और 335.45 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल है 75.4 में बाय किया जा रहा है और 76.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूए दिरहम के हवाले से बात करें तो 76.9 में बाय किया जा रहा है और 77.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.75 में बाय किया जा रहा है और 383.75 में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर 282.75 में बाय किया जा रहा है और 282.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड जो है वो आज 1 रुपये सस्ता हुआ है। और यूएसए डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं कि उसकी प्राइस जो है वो हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है। गोल्ड की मार्केट में जो प्राइस है उस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि एक टाइम था कि गोल्ड को हम हमारे रस्म व रिवाज में भी ट्रेंड देखते थे, शादियों में शामिल किया जाता था, लेकिन अब जो है ये ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरे पहलू के हवाले से बात करें तो गोल्ड को एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी समझा जाता था। क्या अभी भी गोल्ड सेफ़ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। फजील, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि गोल्ड की कीमत दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है? बड़ी परेशानी वाली बात है। देखिए महविश, जो गोल्ड आपने कहा कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, अब जो सबसे ज़्यादा सेफ़ है वो गोल्ड ही समझा जा रहा है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, एक ही दिन में 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार कीमत जो है वो इजाफ़ा हो रहा है फ़ी तोला। और इस वक्त जो आलमी मंडी के अंदर सिचुएशन है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख रुपए फ़ी तोला कीमत हो चुकी है और फैसलाबाद की सराफा मार्केट में इस वक्त 4,50,000 रुपये ही कीमत चल रही है फ़ी तोला 24 कैरेट की। ठीक है। और जो 22 कैरेट है वो 4,20,000 रुपये फ़ी तोला है। और इसी तरह से अगर आप 18 कैरेट का देखें तो वो 3,90,000 रुपये फ़ी तोला है। तो अब देखें जो आलमी मंडी के अंदर ख़रीदार हैं वो बढ़ रहे हैं सोने के। पहले ये होता था कि सोना बस कुछ मुल्क जो हैं वो एक मखसूस तादाद में ख़रीदते थे, मखसूस क्वांटिटी में, कि इतना वो अपने असासों के लिए। अब बहुत ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी उसकी बढ़ चुकी है आलमी मंडी में। और रोज़ाना आलमी मंडी के अंदर 10, 15, 20 डॉलर जो है वो सोने की कीमत बढ़ रही है। उसके बाद फिर तमाम ममालिक के अंदर भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो मईशत है वो इतनी मजबूत भी नहीं डॉलर के अगेंस्ट कि हम कोई 1-2 माह इस पर स्टे कर सकें। अब 4.5 लाख रुपए फ़ी तोला का मतलब ये है कि आप अगर शादी ब्याह के लिए 1 तोला भी बनवाना चाहें तो आम आदमी नहीं बनवा सकता, बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। और ये कीमतें मज़ीद बढ़ने के ख़दशात हैं। मुझे किसी ने कहा था कि दिसंबर 2025 तक ये तकरीबन 5 लाख तक चला जाएगा। सही। और अभी जो सिचुएशन है ये लगता है कि 5 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फजील, कल मैं ना न्यूज़ सुन रही थी और मैं देख रही थी कि गोल्ड मार्केट में ना प्राइस दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें माहिरीन ये भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद महंगा होगा। और वो लोग जो कि इस खुशफहमी में अभी मुब्तला हैं कि हमें गोल्ड की कीमत कम दिखाई देगी। एस्टिमेटेड है वो 5.20 तक है, ठीक है, दिसंबर तक के 5.20 तक जाएगा, फिर ब्रेक लगेगी, फिर कम होता हुआ दिखाई देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आएगा कोई 5, 4.25 तक, इससे फिर कम नहीं आएगा।
ठीक है, मतलब अभी हम अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, जो बिल्कुल। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी मैं ये कहूँगी कि आपकी अपनी गारंटी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें या नहीं। बिल्कुल। कि बड़ी अनफॉर्चून सी सिचुएशन हम मार्केट में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे उमर जानना चाहती हूँ, कारोबार पे असरात क्या देख रहे हैं सोने की कीमत? देखिए महविश, इसमें सिचुएशन ये है कि किसी भी चीज़ की जब कीमत बढ़ती है तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है। इस वक्त चाइना की जानिब से अपने जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं उनको कम किया जा रहा है और उनका जो पूरा फोकस है वो गोल्ड की ख़रीदारी पर है कि वो अपने रिज़र्व्स गोल्ड के अंदर बना रहे हैं। इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ भी हैं और कुछ कंट्रीज़ के साथ चाइना ने तो बाकायदा तौर पर माहदे कर रखे हैं कि उनके साथ जो उनकी ख़रीदो फरोख्त है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो डॉलर की बजाय जो चाइना की करेंसी है युआन उसके अंदर होगी। ठीक है। और ये उसी सारे का असर है। आप देखें पिछले दिनों में क्रिप्टो क्रैश हुई, उसके अलावा गोल्ड की कीमतें कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर जो कारोबारी मामलात हैं या कारोबारी पॉलिसीज़ हैं वो तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। चाइना जिसके पास गुज़िश्ता कुछ पिछले सालों में चले जाए तो उनके पास जो डॉलर के रिज़र्व्स थे वो मोर दैन 3 ट्रिलियन डॉलर्स थे। अब उनके पास जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं वो 1000 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। अराउंड अबाउट 7 to 800 बिलियन डॉलर्स उनके पास रिज़र्व्स हैं। उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ अपने डॉलर पे इतना इन्हिसार कम किया है और उसके मुकाबले में उन्होंने गोल्ड पे अपना इन्हिसार जो है वो ज़्यादा किया है। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं सब्ज़ियों और फलों की कीमत के हवाले से। सब्ज़ियां खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान की सेहत पे बड़े अच्छे असरात आते हैं, और ऐसे में अगर हम हमारे डेली बजट को भी मद्देनज़र रखें तो हम देखते हैं कि सब्ज़ियों की कीमतों में बदलाव आता रहता है। कभी हमें कीमतें कम दिखाई देती है, कभी ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ऐसे में बजट बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप घर में पहले से ही देख लें कि कौन सी सब्ज़ी किस भाव बिक रही है। और इसीलिए हम देते हैं हमारे आज का भाव जो सेगमेंट है, तरतीब देखते हैं आज के भाव के सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं फलों, सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गा गोश्त 11 रुपये सस्ता होता है, 450 रुपये से कम होकर 439 रुपये फ़ी किलो मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इसके साथ साथ फार्मी अंडा 1 रुपये महंगा होता 322 से बढ़कर 323 रुपये फ़ी दर्जन हो गया है। सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये मार्केट में भी 80 रुपये में दस्तियाब है। प्याज की कीमत बगैर अदल के 80 रुपये और मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत बगैर इजाफे के 160 मार्केट में 350। अदरक चाइना 10 रुपये महंगा होता 500 से बढ़कर 510 मार्केट में 550। लहसन हरनाई की कीमत बगैर अदल के 270 मार्केट में 350। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर इजाफे के 80 रुपये मार्केट में 150। फूल गोभी 115 रुपये मार्केट में 150। बंद गोभी 150 मार्केट में 150। घिया कद्दू साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 190 मार्केट में 200 रुपये। बैंगन 10 रुपये सस्ता होता 70 रुपये से कम होकर 60 रुपये मार्केट में 120 रुपये। खीरे साबका कीमत पर कायम रहते हुए 90 मार्केट में 100। मटर की कीमत बगैर अदल के 390 मार्केट में 500। पालक 55 मार्केट में 60। शिमला मिर्च 265 मार्केट में 300 रुपये और भिंडी तोरी की कीमत 175 में मार्केट में 200 रुपये। अरवी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 100 रुपये में दस्तियाब है। फलों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो सेब गाचा साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260 मार्केट में 280 रुपये। केला की कीमत बगैर बदल के 110 मार्केट में 100 रुपये फ़ी दर्जन। जापानी फल अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 160 मार्केट में 170। अनार कंधारी 210 मार्केट में 300। चिकोतरा की कीमत बगैर बदल के 150 मार्केट में भी 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायजा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गा गोश्त आज सस्ता हुआ है। फलों और सब्जियों की कीमतों में खास फर्क नहीं पड़ा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत हज़ार नेमत है और अक्सर जब हम ये फ़िक्रा सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल जो है वो जिस्मानी सेहत का आता है, और जिस्मानी सेहत अगर कहीं पर हमारी मुतासिर हो रही होती है हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जहनी सेहत का सवाल आता है, जहाँ पर जहनी सेहत के हवाले से मसाइल आते हैं, वहाँ पर हम इस टॉपिक पर खुल के गुफ्तगू नहीं कर सकते। इवन कि हम अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं कर पाते हैं
हैं सोसाइटी में, हम देखते हैं कि हर दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं तनाव का शिकार है, टेंशन है, डिप्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ज़हनी सेहत क्या है, किस तरह से इसका ख्याल रखा जाए। और आज के भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हर किसी को ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ को बहुत कम मिकदार में करना पड़ता है, कुछ के इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इवन इन्हें फिर डॉक्टर के पास जाना लाजमी हो जाता है। लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, हेजिटेट करते हैं। तो इस चीज़ पे हमें हेजिटेट नहीं करना, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ज़हनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखें, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसलाबाद के बड़े मारूफ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इंतहाई अहम मौजू मैं समझती हूँ आज के दौर में ज़हनी सेहत है। और ज़हनी सेहत ऐसी है कि हम इस पर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी, तो अगर हम इसे कॉमन वर्ड्स में करें या आम अल्फाज में देखें तो ज़हनी सेहत होती क्या? ज़हनी सेहत होती है आपकी एबिलिटी, आपकी सलाहियत है जो आप रूटीन के काम, रोज़मर्रा के फ़ाइल सर अंजाम देते हैं, कितने इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। कोई स्ट्रेस को परेशानी आए उसको आप कैसे कोप कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, और कैसे आप एक बैलेंस लेके चलते हैं। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। और हम बात कर रहे थे ज़हनी सेहत के हवाले से। ज़िंदगी में पीस या सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो तलाश है वो सुकून की है। और इसके पीछे कई फैक्टर्स से हमने समझा कि डिप्रेशन क्या होता है, किस तरह से इस काउंसलिंग की जा सकती है। लेकिन ज़हनी सेहत का ख्याल रखना बहरहाल बार बार कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाएँ। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब ने, वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से अवामी मसाइल हों, लोगों के हवाले से बात करनी हो तो मैं इनका जो रोल है सोसाइटी में वो बड़ा अहम देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़हनी सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे और जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी था। सर ज़हनी सेहत को आप किस तरह से सोसाइटी में देखते हैं? आज हम किस नहज पे खड़े हैं? हम देखते हैं कि आए रोज़ ये जो मर्ज़ है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें एक शाहकार बना के भेजा है। अपनी तख्लीक का बेहतरीन शाहकार जो है ना वो इंसान है। अल्लाह ताला सूरा 3 में फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इस पूरे कायनात में मेरी अहसन तक़वीम क्या है, सबसे खूबसूरत मेरी क्रिएशन क्या है। ठीक है, आप देखती हैं पहाड़ हैं, दरख्त हैं, समंदर हैं, जानवर खूबसूरत खूबसूरत हैं, तितलियां हैं, फूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं सबसे खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया। ठीक है जी, तो हम अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमें अपना नायब बना के भेजा है। बेशक अपना नायब हम को बना के भेजा है। हम इसके वाइस रॉय हैं अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया के अंदर। और अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया, जिसके अंदर हमें सेहत अता की, अल्लाह ताला ने हमें इंसाफ करना अता किया, अल्लाह ताला ने हमें लोगों पे रहम करना अता किया। अपनी सारी सिफात में से थोड़ा थोड़ा दिया, क्योंकि नायब थे ना हम इस दुनिया में आए। तो अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, मैं बताऊँ मैडम, वो है रूह। असल चीज़ जो है वो रूह है, और वो रूह ही है जिसने बाकी रहना है। ये जिस्म जो है ये फना हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। और रूहें जो हैं वो तो अज़ल में बन गई थी ना हमारी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का पता है कि पहले ही रूहें बन गई थी। जितने लोगों ने दुनिया में आना था अल्लाह ताला ने पहले ही रूहें बना दी थी। असल चीज़ है रूह। और रूह के बाद अल्लाह ताला ने हमें जो अता की है ये ज़िंदगी या हमें बनाया है, उसमें हमारा एक जिस्म है और जिस्म के अंदर हमारा एक माइंड है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है मेनली। वो है एक जिस्म, ठीक है, जो फिजिकल उसकी है एक साख्त है, और दिमाग जो है उसके अंदर माइंड है। इन दोनों को कंट्रोल कर रही है रूह। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं रूहानियात, फिर हम कहते हैं जिस्मानियात, फिर हम बात करते हैं जहन की। ठीक है, तो जहन और जिस्म रूह से कंट्रोल होता है। अगर आपकी रूह अच्छी है ना, आपका जिस्म भी सेहतमंद रहेगा और आपका माइंड भी सेहतमंद रहेगा। अच्छा, अब जिस्म और माइंड का बहुत ताल्लुक है। ठीक है,
बहुत सी जिस्मानी बीमारियां हैं जो माइंड पे इफेक्ट करती हैं, सही, और बहुत सी जहनी बीमारियां हैं जो जिस्म पे इफेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल। ये माइंड एंड बॉडी जो है ना, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इसी तरह मिले जुले हैं, तो इनके दोनों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अलमिया ये है कि हम लोग अपने जिस्म के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, ठीक है। ख़वातीन पार्लर जाती हैं, ऐसे ही, ठीक है, और इतना खर्च करती हैं, अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत तर करने की कोशिश करती हैं। मर्द जिम जाते हैं, अपने मसल बनाते हैं, है ना। और खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी हो जाए, कहीं दर्द हो जाए, तो फौरन डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, करवाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आपका माइंड जो है वो बीमार हो जाए, तो अगर आपकी रूह बीमार हो जाए, कभी आप गए हैं तबीब के पास? आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है हमारी सारी तवज्जो जो है ना, वो क्या किस पे है? जिस्म के ऊपर है, ना माइंड के ऊपर है, ना रूह के ऊपर है। वो कहते हैं दिल में जब दर्द हो दवा कीजिए, दिल में जब दर्द हो दवा कीजिए। जब भी दिल में दर्द उठता है, लोग भागते हैं FIC, ठीक है। दिल में जब दर्द हो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? बिल्कुल। असल में हमारे दिल के अंदर दर्द पड़ा हुआ है, जो दिल ही दर्द बन गया है, यानी यहाँ दिल है दिमाग। सही। पहले वो जिक्र करता है उस दिल की, जो ये फिजिकल दिल है, बिल्कुल, उसके लिए दवा करो। और जब आपका दिल में दिल ही दर्द हो या आपका दिमाग में दर्द हो तो क्या कीजिए? बिल्कुल, हम नहीं जानते। इसीलिए मैं समझता हूँ, बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का जो है सरबराह की हैसियत से मैं सारे शोबों को देखता हूँ। सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है। मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे अहम जो है ना शोबा वो ये है साइकेट्री का। प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री यहाँ बैठे नफ्सियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो जहन अगर ठीक होगा तो आपकी बॉडी भी ठीक होगी। तो बात यह है कि हमारे मुआशरे में जिस्मानी तकलीफ़ के पे तवज्जो दी जाती है, जिस्मानी सेहत पे तवज्जो दी जाती है, जहनी बीमारी पे तवज्जो नहीं दी जाती। और जब दी जाती है उस वक्त बच्चा पागल हो चुका होता है और वो घर के अंदर हर चीज़ तोड़ फोड़ देता है। अब उठा के ले आएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, इसको ठीक करो, ये बाइपोलर हो गया, सिक्सोफ्रेनिया हो गया, अब इसको ठीक करो। ये बेचारे क्या करेंगे? तो बच्चा जो है ना वो हैंडीकैप हो जाता है, मेंटली हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप इज नो हैंडीकैप, सही, और मेंटल हैंडीकैप इज अ बिग हैंडीकैप। तो इसलिए मैं समझता हूँ जहनी सेहत की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको शायद याद होगा पिछले प्रोग्राम में कहा था ख़वातीन की जहनी सेहत, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़वातीन की जहनी सेहत है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये बैठे हैं हमारे प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, ये बताएंगे हमारी ख़वातीन में साइकेट्रिक इलनेसेस का इंसिडेंस ज़्यादा है मर्दों से। क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी तौर से देखना है कि हम अपनी खातून को जहनी तौर पे किस तरह तंदुरुस्त कर सकते हैं। और क्योंकि ख़वातीन ने घर भी चलाना होता है, सारे मामला देखने होते हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जिससे आपको इस बात का एहसास होता है कि हमारा मुआशरा शदीद तौर पे जहनी दबाव, जहनी इज़्तिराब, जहनी खिंचाव का शिकार है और हमें कुछ करना है इसके लिए, और वक्त रहते करना है। और मेरे ख्याल में इसको इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। से बिल्कुल इसी तरह से ख़वातीन की सेहत के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम देखते हैं कि ख़वातीन हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और अगर हम मुआवजना करें इस बढ़ते हुए मर्ज़ का या एक ऐसी बीमारी जो कि इंसानों को मुतासिर करिए, ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है? क्या ख़वातीन तो वैसे भी कहा जाता है कि इमोशनली थोड़ी सी वीक होती हैं, इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा ले लेती हैं, घर की टेंशन हैं, परेशानी हैं, इसके साथ और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी ख़वातीन की सेहत को मुतासिर कर रहे हैं ज़हनी तौर पे? डेफिनेटली एक तो सोशल रोल है। सोशल रोल में मतलब उनको उतने चांसेस आउटवर्ड नहीं मिलते। एग्रेशन के मेल्स में होता है, उनकी आउटवर्ड जॉब्स हैं, बाकी सारी चीज़ें। उनका रिलेटिवली रोल कन्फाइन है, अगर चाहे वो चेंज हो रहा है। और एंग्जाइटी डिप्रेशन ख़वातीन में ऑलमोस्ट डबल है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं कि वो अपनी बीमारी के लिहाज से मेल्स की निस्बत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। ठीक है। और बायोलॉजिकली भी डिफरेंट है मेल में और फीमेल्स में। मेल्स फीमेल्स के हार्मोन्स डिफरेंट है, ठीक है। जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है। तो वो हार्मोन्स जो है वो आपको ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं बीमारी की तरफ, जहनी बीमारी की तरफ चांस ज़्यादा है। जहाँ उसका प्रोटेक्शन है कार्डियक इलनेस में, बाकी चीज़ों में, वहाँ ये वाली चीज़ है। फिर उसके मंथली पीरियड्स का टाइम है, फिर उनकी प्रेगनेंसी है, फिर मीनोपॉज है, फिर इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये सारे फैक्टर्स जो हैं
वो उसको ज़्यादा एट स्टेक ले आते हैं प्रॉब्लम डेवलप करने। ठीक है। फिर उसकी प्रॉब्लम टैकिंग एबिलिटी वो वाली नहीं है, बिल्कुल। तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं, सपोर्ट कम होती है, फिर अलॉन्ग विद दिस के बाकी उसको क्रिटिसिज्म का और बाकी चीज़ों का शिकार और होना यहाँ पड़ता पर है। मैं ये भी बात करूँगी कि खुदा ना खास्ता अगर किसी एक घर में एक खातून की सेहत मुतासिर हो रही है जहनी तौर पे, तो हम उसे फौरी तौर पे इलाज की तरफ नहीं जी, लेकर प्रायोरिटी जाते हैं। नहीं है। और मैंने ऐसे भी अपने फैमिली में केसेस देखे हैं या सराउंडिंग में देखे हैं कि अगर कि हुआ है ना ख़वातीन मेंटली इल, उसे छोड़ दिया जाता है उसकी हस्बैंड की तरफ से, बजाय इसके कि इलाज कराया जाए। तो इस स्टिग्मा को, इस ट्रॉमा की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो और मुतासिर हो जाती है। तो इस इशू को किस तरह से हम सोसाइटी में एड्रेस कर सकते हैं? अब जैसे सर ने अभी हाईलाइट किया, यही सबसे इम्पॉर्टेंट वे है कि मीडिया के थ्रू कि आप उसको हाईलाइट करें, बताएं, और जो घर का पूरा सिस्टम ही खातून पे चलता है, तो बैकबोन है, बच्चों की अपब्रिंगिंग, आपकी फ्यूचर जनरेशन, आपका सारा कुछ उन्हीं की मेंटल हेल्थ पे रिलाई करता है। बच्चों में टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और कैसे उन्होंने बाकी सारी चीज़ें सीखनी है, अदर दैन योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो सेकंड रोल है। और शुरू में तो शुरू की लाइफ में जो इनिशियल सारी यूनिवर्सिटी और सारा आपकी तालीम और तरबियत है वो माँ के ज़िम्मे। तो अगर उसकी ज़हनी सेहत बेहतर होगी तो आपकी नेशन बिल्डिंग, बच्चों की ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत, उनका कैरियर, घर का माहौल, सारी चीज़ें उनको स्मूथ मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी। और अगर उसकी सेहत डिस्टर्ब हुई तो ये सारी चीज़ें एट स्टेक है प्रॉब्लम में। बिल्कुल, और घर का पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक खातून खाना जो है वो सेहत के मसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर ज़फ़र अली चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। बीइंगा अगर मैं एक औरत देखूं, मैं देखती हूँ कि मुझे तो सोसाइटी में बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मुझे देखना है कि मुझे अपने घर को भी मैनेज करना है, मुझे मेरी जॉब को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो ऐसे में ज़हनी सेहत को ख्याल किस तरह से रखा जाता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़हनी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन की जो ज़हनी सेहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ख़वातीन सेहतमंद होंगी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, हम देखेंगे कि हमारे माशरे में बेहतरी आएगी, हमारे माशरे की जो सोशल इवल्स हैं वो कम होंगी, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, तमाम तर मामला जो हैं वो एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकती हैं मेंटली तौर पर भी, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं ज़फ़र अली चौधरी साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी एक खातून हूँ। मैं देखूँगी कि मुझे सोशली भी बड़े इश्यूज़ हैं, मुझे अपना घर भी देखना है, मुझे अपने जॉब के मामला भी देखने हैं। तो ऐसे में मैं अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल कैसे रखूँगी जब मुझे इतने ज़्यादा चीज़ों को साथ लेकर चलना है? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक अवेयरनेस हमें देनी है पब्लिक को कि ज़हनी सेहत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तुझे कह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पहले हमें अवेयरनेस देनी है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि जो आपने सवाल किया, मैं स्टेट वेस पे आता हूँ कि आपने स्ट्रेसेस कैसे बर्दाश्त करने हैं, इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जिम जाते हैं अपने मसल्स को बनाने के लिए, एक दिन में बन जाते हैं? नहीं, ट्रेनर आपको ट्रेन करता है और फिर इसलिए आपका जिस्म स्ट्रांग होता है। अगर माइंड को स्ट्रांग करना है तो उसकी भी ट्रेनिंग है। सर। तो ट्रेनिंग किसने करनी है? सही। ट्रेनिंग सबसे पहले करनी है आपके घर वालों ने, फिर ट्रेनिंग करनी है आपके असातिज़ा ने, फिर अपनी ट्रेनिंग आपने खुद करनी है, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे माहौल में बैठ के, अच्छे लेक्चर सुन के, तब आप जो है ना कुछ बेहतरी लाएंगे अपनी ज़हनी सेहत में। जैसे जिस्म की खुराक है ना, आप खाते पीते हैं तो तभी बढ़ते हैं, अगर ना खाएं तो जिस्म नहीं बढ़ेगा। इसलिए दिमाग की भी एक खुराक है। दिमाग की खुराक क्या है? आप पूछेंगे कि उसको कैसे, उसको क्या हमको दूध पिलाना है, उसको हमने दूध पिलाना है, उसको हमने गोश्त खिलाना है, उसको तो नहीं खिलाना, तो जिस्म को खिलाना है ना। दिमाग के लिए माहौल चाहिए। सही। अगर माहौल घर का अच्छा है, आपके वालिदैन जो हैं मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो मामलात घर के होते हैं उनको सुलह सफाई के साथ वो जो है ना हल करते हैं, बच्चों के सामने नहीं लड़ते, आपके बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है ज़हनी सेहत की, उनकी ज़हन माहौल करता है। फिर यही माहौल अगर आप इसको लार्जर स्केल पे ले जाएं, मुल्क का माहौल, बिल्कुल ठीक है,
मुल्क में अफरा तफरी है और सिक्योरिटी रीजंस हैं, गुर्बत है मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा बिल्कुल, होगा। ज़्यादा बढ़ जाता तो ये माहौल जो है ना, बेसिकली ये खुराक है जहन की और रूह की। सही। तो ये स्टार्ट होता है जी घर से, ठीक है। और आपके वालिदैन आपको ट्रेन करते हैं और आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेसेस जो आपके होते हैं उनमें से आपको निकालते हैं और आपको गाइड करते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में जब भी स्ट्रेस आता है तो आप उसको कोप करते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है ना बड़ी ज़रूरी है। और अगर नहीं हुई आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, आपको माहौल नहीं मिला, तो आप अपने आप को खुद ट्रेन करें। ठीक है। और अगर आप ट्रेन होना चाहते हैं तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए सही। और अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाइए कि ये मेरे इश्यूज़ हैं और मैं स्ट्रेस के अंदर आके बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल। कोप नहीं कर पाती। लेकिन स्ट्रेस आपका एक मैनेजमेंट इशू है की ना, टेक्निक्स नहीं आती। जैसे मैंने पहले कहा, आपको दर्द होती है, आप मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो, इलाज करें। बिल्कुल। अगर आपको अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि मैं नहीं हल कर पा रही सारे, तो अब इसका मतलब है कि यू हैव अ प्रॉब्लम, सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड ही और शी विल टेल यू कि ये एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेस की को मैनेज करने की, आप ये कीजिए और इस तरीके से आप अपने मसाइल को हल कीजिए, तो आप उसमें से निकल आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगी तो वो मल्टीप्लाई होते 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 आपको ऐसी उस पे ले जाएंगे, डगर के ऊपर ले जाएंगे कि आपका जहन एकदम आके नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है और कोई ऐसी अलामत भी आ सकती हैं कि लोग कहें कि भाई ये दिमागी तौर पे हिल गया है। मेमोरी देखिए, लॉस का भी प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों इसके को। लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को जो है ना ट्रेन करें, बच्चों के माइंड को ट्रेन करें, तब जाके ज़हनी सेहत। और फिर वो जो बात है कि ख़वातीन की ज़हनी सेहत कैसे की जा सकती है, इसमें सबसे बड़ा रोल मर्द का है। सही। बाप की हैसियत से अपनी बेटियों को ट्रेन करने का सही। पहली बात। बिल्कुल। अगर बाप स्ट्रांग है, मैं बता दूं आपको, उसकी बच्चियां स्ट्रांग हो। सही। फिर हस्बैंड, अगर हस्बैंड जो है वो ऐसा है कि वो हर बात पे बीवी से लड़ता है, अपने जो मिसाइल हैं उसके दफ्तरी मिसाइल हैं, बिजनेस के मिसाइल हैं, वो स्ट्रेस लेके आता है और वो घर आके वही क्रिएट करता है, तो बीवी तो डिप्रेशन का शिकार होएगी फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल। अब क्या करना चाहिए हस्बैंड को? सब कुछ दहलीज पे ख़त्म करके घर में फ्रेश एंटर हो, हेलो हाय क्या हो रहा है, और उसके बाद भूल जाए क्या है। अगर डिस्कस करना भी है तो बच्चों के सामने नहीं, आराम से बेगम से डिस्कस करें कि आज बड़ा मसला हुआ था, क्या करना चाहिए, वो कुछ मशवरा दे देगी, सुन लें। और ये है चीज़ें ख़वातीन को। और फिर ख़वातीन को माली जो है उनकी वो खुद मुख्तारी भी, और वो उनकी नीड जो है फाइनेंशियल नीड, उसको भी पूरा करना। और अगर ना कर पाए तो उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन ज़रूर करें। देखिए मैं बताऊँ मैडम, कनात जो है ना, कनात कंटेंटमेंट, अगर कंटेंटमेंट हम में आ जाए ना तो हमारी 50% ये जो प्रॉब्लम है ना, मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज खत्म हो जाए। बिल्कुल। हम लोग कंटेंटेड नहीं है, ठीक है। हर बंदा चाहता है कि मेरी आज अगर आमदनी 1 लाख महीने की है, ये 3 लाख कैसे हो सकती है, 3 लाख वाला कहता है 6 लाख कैसे हो सकती है। ये जो है ना, इस चीज़ ने हमें कंपटीशन लोगों के साथ, डॉक्टर साहब पहले भी बात कर रहे थे, उसमें इतना उलझा दिया है कि हम हर वक्त जो है ना सिर्फ मादियत का सोचते हैं, हम रूहानियत का नहीं सोचते। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि घर का माहौल जो है ना, अगर आपने अपने बच्चों की फ्यूचर की सेहत का ख्याल करना है, घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैं आपको ज़रूरी बताऊँ, है। घर में कलाम पाक कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, नमाज की पाबंदी करें। हमारा दीन पे अगर हम सही तरह से अमल करें मैडम, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अपने दीन पे सही तरह से अमल करें तो हमारी जो है ना ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये ज़ीरो हो जाएंगी या बहुत मिनिमम हो जाएंगी, और डॉक्टर के पास भी इलाज भी जाए, ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ज़रूरी तबारक है। तआला कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में से दिलों को इत्मीनान होता है, बेशक इसी तरह और से है। डिप्रेशन ख़त्म होती है। ये है मैडम वो चीज़ें। बिल्कुल यही है, खूबसूरत सी ज़िंदगी है और इसे हम मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अपना जो राब्ता है वो अल्लाह ताला से मजबूत करके। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। ज़हनी सेहत के हवाले से बात हो रही है। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत पे भी उतना ध्यान देना चाहिए। लेकिन मसला ये आता है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से टेक्निक्स नहीं पता होती, थेरेपीज़ के लिए हमें जाना चाहिए, हम नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है ज़हनी तौर पर वो दिन ब दिन मुतासर दिखाई देती है। एक्सरसाइज करके हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इसमें डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर हम अर्ली एज से स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चों की जो जहन साजी है वो बड़ी छोटी सी एज में हम बनाना शुरू कर सकते हैं, तो किस तरह से हम एक बच्चे की तरबियत कर दें ताकि वो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रहे और कल को आने वाले दौर में उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम ना हो। जी जी, दिस इज एक्सीलेंट। बात हो रही थी कि आप एक्शन से, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप अपने अमल से साबित करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। और फिर जैसे कंपटीशन की बात हो रही थी पहले कि कंपटीशन में बेजा ना पड़े, बहन भाइयों का भी आपस में ना करें, और कज़न्स के साथ यूजुअली पेरेंट्स कर देते हैं नोइंगली नंबरों के लिहाज से, वो बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम होती है। और फिर जहन साजी के लिए डेफिनेटली आप उनको खुद स्ट्रेस को कोप करना सिखाएं। उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई गेम वो खेल रहे हैं, उनमें टॉलरेंस आती है, उनमें स्टेमिना आता है, उनमें सॉर्ट ऑफ के आप कहें कि जीत और हार का दोनों तरह का आता है। हम बच्चों को हार के लिए, फेलियर के लिए तैयार नहीं करते, ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी सारी चीज़ों में जैसे उनके लाइफ टाइम में कोई मुश्किल आए, प्रॉब्लम आए, तो कंसल्ट करने के लिए आपका बीमार होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी डिसीजन वाले इशू में, कोई स्ट्रेस में, कोई फेस करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी आप प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, के बजाय आप प्रॉब्लम की तरफ जाएं उससे बचने के लिए। अब जैसे आपने बात की एक्सरसाइज की, इज़ वन ऑफ द टूल, आपकी अच्छी नींद अनदर टूल, फिर आपकी कंपनी, जैसे सर ने बात की कि आपके किन लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, क्या आपकी नॉलेज बेस है। फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक रखें अपने हालात के लिहाज से, होपफुल हो, आपको स्ट्राइव करना चाहिए, फ्यूचर के लिए एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन एक हकीकत पसंदाना तौर पे। अनरियलिस्टिक आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर आप ट्रबल में जाते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज जमा करें, लोगों से हेल्प सीख करें स्ट्रेस के टाइम पे, और डेफिनेटली आपका फेथ, आपका रिलीजन आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देता है। और ह्यूमर भी कहा जाता है, एक टेक्निक है, आप ऐसे दोस्तों में बैठते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं। अनदर थिंग इज़ टू हेल्प अदर्स। जितना आप दूसरों की मदद करते हैं, ऑटोमेटिकली आप ब्लेस्ड होते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट, कोई हेल्प आ जाती है। तो हेल्प सीख करना भी, और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड्स की तरफ जाना चाहिए, बजाय एक होती है मेल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज कि आप गुस्सा करें, लड़ें, झगड़ें, ड्रग्स की तरफ जाएं। एक होती है हेल्दियर कि आप कन्फ्रंट करके उसको ख़त्म करने की ट्राई करते हैं, आप सपोर्ट सीख करते हैं, आप ज़रा सब्र, तहम्मुल, तवक्कुल से काम लेते हैं, तो और अपनी एनर्जी गैदर करते हैं और चीज़ों को एनालाइज करके एक बेहतर वे में एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, तो उस वक्त को भी आप टैकल कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए भी आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है ऐसी चीज़ों को हैंडल करने की और टैकल करने की। बिल्कुल सही, बहुत ही खूबसूरत बात की है और इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी था। हम देखते हैं कि हमने अपनी कामयाबी के लिए बड़ी लिस्टें बनाई होती हैं कि हम कामयाब हो गए, हम ज़िंदगी में ये करेंगे, लेकिन फेलियर के हवाले से हमने हिकमत अमली नहीं अपनाई होती। पॉजिटिव सोचना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लेकिन अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। यहाँ पर वीसी साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम इस टॉपिक को अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बीइंग का सोसाइटी एक मर्ज़ है, एक मर्ज़ में मुब्तला शख्स है, हम उसके साथ अच्छा रवैया नहीं करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि एक मेंटली इल पर्सन जो है वो सोसाइटी में प्रोडक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकता है, वो हमेशा से इस डिज़ीज़ में साथ साथ रहेगा, सिर्फ उसकी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट हो सकती है। इस इशू को किस तरह से एड्रेस किया जाए? देखिए, इसे कहते हैं रिहेबिलिटेशन। और साइकेट्रिक इश्यूज़ जो है ना, या प्रॉब्लम जो है दो तरह की हैं। एक तो है कि माइनर साइकेट्रिक इश्यूज़, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और इसी तरह की एक दो और बीमारियां हैं, हिस्टीरिया है। तो ये तो इजीली मैनेजेबल हैं और ये लोगों को ज़्यादा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर जो है ये सीवियर मेंटल इलनेसेस जो है ना, जिसके अंदर आ जाता है साइकोसिस, आ जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, इनके लिए इनको ऐसे सेंटर्स के अंदर
हमें एडमिट करना पड़ता है जहाँ ये रिहेबिलिटेट हों। जब तक वहाँ ये रिहेबिलिटेट नहीं होंगे, ये एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी और यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बन सकते। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत से सेंटर हैं, फाउंटेन हाउस एक बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ पे ऐसे बच्चों को और ऐसे जो लोग हैं जिनको ज़हनी इश्यूज़ हैं उस लेवल के वो मुआशरे में नहीं रह सकते, वहाँ पे उनको अच्छी तरह रिहेबिलिटेट किया जाता है। और इसमें से भी मैं नहीं समझता कि 100% सब लोग चले जाते हैं, अच्छी परसेंटेज है जो वापस सोसाइटी में चले जाती है। और उसके बाद जितने भी हमारे इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ पे भी ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनकी मेंटल स्टेट के मुताबिक ऐसी जॉब्स पे उनको लगाया जाए ताकि वो वहाँ पे अपने आप को महसूस करें कि हम यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन गए। मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों आया अमेरिका से, उसका बच्चा जो है ऑटिस्टिक है, उसको ऑटिज्म था। तो जाहिर है ये भी एक बीमारी रिलेटेड है, मेंटल डिसऑर्डर का ही है ना, है तो ये जेनेटिक है। तो उसने कहा कि अमेरिका में उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, अब वो इस काबिल हो गया है कि वो एयरलाइन में फ्रंट डेस्क ऑफिसर बन गया। अमेजिंग। हमें भी हमारी सोसाइटी में इस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो लोग जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर बन गया। बिल्कुल तो इसी ये तरह है से। कि हमें, और ये सेंटर्स हैं, लेकिन बात ये है हम इनको अप्रोच करें। बिल्कुल अप्रोच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीसी साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मेंटली हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे थे। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि बीइंग अ सोसाइटी हमें सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।